प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि क्या राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है। दरअसल हम बिहार के संदर्भ में ऐसी बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि आरजेडी लगातार जेडीयू के खिलाफ कह रही है कि जेडीयू की सरकार एडवाइजर के भरोसे चल रही है, सारे फैसले वही लेते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि जब से तेजस्वी यादव को सारा पावर सौंप दिया गया है, उसके बाद आरजेडी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में भी चिंता बढ़ गई है कि क्या तेजस्वी यादव को सारा पावर सौंप देने के बाद आंतरिक लोकतंत्र बरकरार रह पाएगा। मैं आपको यह बता दूं, कई नेताओं से ऐसी बात हुई जिन्होंने ये कहा कि तेजस्वी यादव जिन नेताओं से घिरे हुए हैं, क्या तेजस्वी यादव अपने पिता श्री लालू प्रसाद यादव की तरह पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगे? क्या हर जमीनी नेता से इंटरैक्ट कर पाएंगे? ऐसा संभव है? हालांकि वो कह रहे थे कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर के हमें कोई शंका नहीं है। उन्होंने बेहतरीन तरीके से 2020 का चुनाव लड़ा, लेकिन कार्यकर्ताओं को जोड़े रखना, कार्यकर्ताओं से संवाद कायम करना और साथ ही साथ सबकी बातों को सुनना और समझने की क्षमता रखना, क्या लालू प्रसाद की तरह संभव है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब हम तलाशने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि बड़े नेता अपने सलाहकारों से घिर जाते हैं और कई ऐसे जमीनी नेता अपने आप को नेग्लेक्टेड फील करते हैं। उनको लगता है कि हमारी उपेक्षा हो रही है, और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर सत्ता में आना काफी मुश्किल होता है। हम इस बात की चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे आपका परिचय करा दें। जी हाँ, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, प्रवक्ता जेडीयू अजीत पटेल, आपका स्वागत है। हमारे साथ पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत है पंत सर। और साथ ही साथ प्रमोद कुमार सिन्हा जी, जी हाँ, आरजेडी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रमोद जी, सीधा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये सच है कि आपकी पार्टी में 3 पावर सेंटर हुआ करता था? लोग अपनी भड़ास वहां जाकर के निकाल लेते थे। एक लालू जी का था, एक मीसा जी रबड़ी जी का था और एक तेजस्वी यादव जी का था। अब सारा पावर ट्रांसफर तेजस्वी यादव जी के पास हो गया है। कार्यकर्ता नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं, वो अपनी बात कर नहीं पा रहे हैं, उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। उनसे मिलने से पहले उनको सलाहकारों से परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है, इसलिए काफी दिक्कतें आ रही हैं आरजेडी के भीतर। क्या कहेंगे आप? देखिए पंकज जी, आपने जो बातें अभी कही कि पहले 3 पावर सेंटर हुआ करता था, अब पता नहीं आपने किस आधार पर इन बातों को रखने का काम किया है, लेकिन अभी हाल के दिनों में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस प्रकार से कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा पे लगातार निकले हुए और लगातार 3 महीना से वो कार्यकर्ताओं के बीच ही जा रहे हैं, उनके बीच बैठ करके संवाद कर रहे हैं, विधानसभा वाइज, जिला वाइज, वहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं और फीडबैक लेने के उपरांत कई निर्णय भी कर रहे हैं कि 2025 जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, उस चुनाव के दौरान, चुनाव में जब हम सरकार में चुनाव के बाद आएंगे तो उन योजनाओं को हम लागू करने का काम करेंगे, जिससे जो है अभी जनता जो है परेशान। कई चीजें समझने वाली बात है कि अभी जो ज्वलन समस्याएं हैं, चाहे बेरोजगारी हो, गरीबी हो, भुखमरी हो, तो इन सब महंगाई हो, इन समस्याओं को लेकर के हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी चिंतित हैं। और वो आप देख रहे हैं कि उनकी घोषणाएं उन्हीं के संदर्भों में लिया गया अभूतपूर्व कदम है। चाहे माई बहन मान योजना की बात कर लीजिए, चाहे 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर लीजिए, चाहे जो सामाजिक पेंशन योजना है जो बिहार में 400 रुपया मिलता है उसको बढ़ा के 1500 रुपया करने की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर को 500 रुपया में करने की बात हो, या स्टूडेंट्स जो परीक्षा देने के लिए गंतव्य स्थान पे जाते हैं उनके आने जाने के लिए जो है सरकार ये सारी बातें सही है। आपने कार्यकर्ता से संवाद की बात की
क्या ये सच नहीं है कि पंचायत स्तर पर जो आपके नेता हैं वो उनको मुलाकात करने की परमिशन दी जाती है, कार्यकर्ता नहीं बुलाए जाते हैं, और जिनको सवाल पूछने की आजादी भी मिलती है उनको सवाल पहले ही बता दिया जाता है? क्या ये सच है, अगर मेरे पास जो जानकारी है, या गलत है? देखिए पंकज जी, जो आपके पास जानकारी है, पता नहीं आपने ये कहाँ से ये इकट्ठा किया है, ये हमको जानकारी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ का जो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के तहत या तो पटना में भी जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं, तो आसानी से कार्यकर्ता मिल लेते हैं। यही तो एक जगह है जहां पर कार्यकर्ता आसानी से आते हैं, मिलते हैं, अपनी बातों को कहते हैं, अपनी बातों को भी कहते हैं, अपनी मांगों को भी कहते हैं। और किसी दल में इस प्रकार की तो कोई परंपरा ही नहीं है। हमारे यहाँ भी आप जब पटना में रहते हैं हमारे नेता, तो आप विजुअल के माध्यम से देख लेते हैं। आपके जो चैनल के जो रिपोर्टर हैं पटना में उपलब्ध हैं, वो भी दिखलाने का काम करते हैं कि किस प्रकार से लोग आते हैं और मिलते हैं। प्रत्येक दिन हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी लोगों से मिलते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं। तो हमारे यहाँ तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है। और आपने जो पंचायत की बात कही, तो अभी जो कार्यकर्ता दर्शन, देखिए यही होता है क्या कि हमारे नेता ने ये निर्णय क्यों लिया कि हम उनके बीच जाकर के मिलेंगे। इसलिए कि देखिए, जो लोग यहाँ पटना पहुंच पाते हैं और पटना आकर के अपने नेता से मिल लेते हैं, अपनी बातों को कह देते हैं, बातों को रखने का काम करते हैं। लेकिन कई ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो जमीनी स्तर पे काम कर रहे होते हैं और वो पटना नहीं आ पाते हैं, अपने नेता से अपनी मांगों को नहीं रख पाते हैं या अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं। उन्हीं पंचायतों को के नेता से मिलने के लिए, उन्हीं वार्ड अध्यक्षों से मिलने के लिए, उन्हीं प्रखंड अध्यक्षों से मिलने के लिए हमारे नेता जिला जिला जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम जो बनाया गया है ना, आप बने रहिए। मेरे पास बहुत सवाल है और मैं चाहूंगा कि आप हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए उन तमाम सवालों का जवाब दें, और अगर मेरे पास गलत जानकारी है तो अच्छा होगा आप उसको करेक्ट कर देंगे और जनता के बीच सही बातें पहुंच पाएंगी। अजीत पटेल जी, आप जेडीयू के प्रवक्ता हैं, आप पर तो सीधा ही आरोप लगाते हैं डीके टैक्स, सरकार आपकी एडवाइजर के भरोसे चल रही है, कार्यकर्ता की कोई पहुंच नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, अफसरशाही है, और भगवान भरोसे, मतलब उनके भरोसे, सलाहकार के भरोसे, जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है। आपकी सरकार भी वैसे ही चल रही है और पार्टी भी वैसे ही चल रही है। क्या कहेंगे आप? नहीं ना, इसमें आप पहले ये देखिए कि आरोप कौन लगा रहा है। मतलब एक कहावत है कि सुपनी जो है ना, कि सुप मतलब दूसरे कुदाल दूसरे सुप को, तो ये मतलब जो है कहावत है कि मतलब वैसे लोग आरोप जो लगा रहे हैं कि मतलब पार्टी में जो है, आप ये देखिए कि तेजस्वी यादव जैसे अभी प्रवक्ता, आरजेडी के प्रवक्ता बता रहे थे कि डीके टैक्स है, ये है, वो है, तो हम सिर्फ उनसे बस ये जानना चाहते हैं कि ये परसेप्शन बदल क्यों लेते हैं। ये तो सरकार में थे, महागठबंधन के सरकार में, तो क्या जो डीके जो बता रहे हैं, तो क्या ये उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार नहीं थे? तो आप जब देखिए, जब सत्ता से हटते हैं ना, तो अलग अलग चीजें जो है जनता के बीच में घटते हैं, और जनता जो है इनकी जो इनकी हकीकत है वो फलाभांति जानती है कि 2005 से पहले जो है कौन टैक्स, कहाँ पे टैक्स, अब कब देना है, ये सब कुछ पता था। सबका रेट फिक्स था कि आपका जो है डॉक्टर से जो है, डॉक्टर की किडनैपिंग इंडस्ट्री चलता था, तो डॉक्टर का रेट फिक्स था, छोटे व्यापारी का फिक्स था। आपको आप ये देखे होंगे कि जो है बड़े व्यापारी से कितना लेना वो सब है, और कहाँ से अब कब कहाँ पे टैक्स देना रहता है, वो सब कुछ रेट तय था। ठीक है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि आरोप कौन लगा रहा है। हमारे पार्टी में या बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सिर्फ एक ही नेता है और उनका ही निर्णय जो होता है सर्वोपरि होता है, और बाकी जो है पार्टी नहीं, वाह, उनका निर्णय सर्वोपरि होता है। लेकिन इन दिनों जो प्रगति यात्रा हो रही है, हर जिले में जाके घोषणाएं कर रहे हैं, ये अच्छी बात है।
लेकिन उनके चारों तरफ अफसर या नेता होते हैं, कार्यकर्ताओं से इंटरैक्शन तो हो नहीं रहा है। क्या आप लोगों को बिल्कुल दुख नहीं इंटरेक्शन हो होता? रहा है। आप ये आप देखिए लोगों को प्रगति दुख यात्रा नहीं में होता कि आपके नेता कार्यकर्ताओं से दूर हो गए हैं? संवाद की कोई व्यवस्था नहीं है, हेलीकॉप्टर से पंकज जाते हैं, इतनी ज्यादा अफसरशाही होती है कि लोग ना तो मिल पाते हैं, ना कोई बात कह पाते हैं। और ये आरोप मेरे नहीं है, ये आरोप आपके तमाम विपक्षी पार्टियों के हैं। तो हम तो वही बता रहे हैं कि विपक्ष का ही आरोप हो सकता है, जनता का आरोप नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे नेता हर साल यात्रा पे निकलते हैं। आप देखे होंगे कि जब से 2005 से जब सत्ता में आए तो हर हर साल दिसंबर जनवरी में यात्रा में जाते हैं। कभी न्याय यात्रा हो, अभी तो प्रगति यात्रा है आपका, फिर आपका सामाजिक सुधार यात्रा हो, हर तरह के यात्रा करते हैं। और जो भी समाज में जो समस्या है वो ग्राउंड पे जाके जो है फीडबैक लेते हैं। आप जो बोल रहे हैं अभी जो यात्रा में जा रहे थे, क्या जीविका महिलाओं से संवाद नहीं कर रहे हैं? आप आरोप आरोप लगाना उनका तो नहीं आरोप लगाएंगे तो उनकी राजनीति कैसे चलेगी? हमारे नेता तो बोलते हैं कि वो जब तक हमारे पे बोलेंगे नहीं जो है तो उनकी राजनीति कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि हम लोग तो काम में विश्वास रखते हैं, हमारे नेता काम में विश्वास रखते हैं, बोलने में तो विश्वास रखते हैं नहीं। चलिए, आप ये देखिए कह रहे यहाँ हैं पे बोलने में विश्वास तो नहीं रखते, ये एक बड़ी बात है। प्रमोद सिन्हा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कह लीजिए, मैं पीयूष पंजी के पास जाता हूं। पंकज जी 10 सेकंड, हाँ, 10 सेकंड, 10 जी, सेकंड, 10 सेकंड। हाँ। आप देखिए जो तेजस्वी यादव जो आजकल यात्रा पे घूम रहे, कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं, तो आप उनका विजुअल देखें। अभी अभी प्रमोद जी बता रहे थे कि हमारे उनके नेता तेजस्वी जी जो है पटना में विजुअल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मुखतिब होते हैं, डायरेक्ट मुखतिब नहीं होते हैं, तो बस वो विजुअल तक ही सीमित है। आप जब ग्राउंड में जाते हैं तो आप उनकी तस्वीर देखिए, सर्किट हाउस में, रूम में कौन लोग जा रहा है? आम जनता लोग जा रहा है। जैसे बता रहे हैं कि पंचायत प्रतिनिधि हो या पंचायत के जो आरजेडी के वर्कर हो, नहीं मिल पा रहे हैं। वो जब देखते हैं कि मोटा इसमें ब्रेसलेट और चैन किसका किसका मोटा मोटा है, उसी लोग से मिलते हैं। प्रमोद सिन्हा जी, आरोप बहुत गंभीर है, मुझे लग रहा है पीयूष पंजी भी जवाब देंगे। आरोप बहुत गंभीर है। आप पहले बोल लीजिए, उसके बाद मैं आ रहा हूं। ठीक है पंकज जी, ये कहावत है ना कि नाम रख लिए हैं कमल नयन, लेकिन दिखता कुछ नहीं, वही वाली बात है। जब हमने क्या कहा कि हमारे नेता का जो कार्यक्रम जो चल रहा है, महिला दर्शन से संवाद यात्रा, नहीं आप सुन लीजिए ना, धैर्य रखिए ना, नहीं तो फिर बोल नहीं पाइएगा। धैर्य थोड़ा रख लीजिए। जो हमारे नेता का कार्यकर्ता दर्शन से संवाद यात्रा है, उसमें आप देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ भी संवाद वो कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ भी संवाद कर रहे हैं। मैंने विजुअल की बात इसलिए कही क्योंकि आपके रिपोर्टर्स हर जगह उपलब्ध हैं और आपके रिपोर्टर्स आपको उन तमाम चीजों की जानकारी दे रहे होंगे। मैंने इसलिए विजुअल्स की बातें कहने का काम किया। और इनके अभिनेता जो है घूम रहे हैं प्रगति यात्रा पर। आपने देखा कि जब मीडिया के एक वर्ग ने उनसे जब सवाल किया तो इनके बगल में खड़े जो डिप्टी सीएम है वो कहते हैं आगे चलिए, आगे बढ़िए। मतलब वो बोलने नहीं देते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। उनको बताइए कि एक डिप्टी सीएम निर्देशित कर रहा है मुख्यमंत्री को, ये समझ लें। ये तो सारे मीडिया चैनल पे चलने का काम हुआ है ना। और ये काम की बात करते हैं कि हमारा काम बोलता है, हमारा काम बोलता है। तो काम अगर इनका बोल रहा है तो आखिर नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार अंतिम पंक्ति पे क्यों खड़ा है? क्यों? चाहे शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे गरीबी उन्मूलन की बात हो, क्यों सबसे पीछे खड़ा हुआ है? ठीक है। आपने ये बात कह दी। पीयूष पंजी हमारे साथ जुड़े हैं। दरअसल आज का जो टॉपिक है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कई बार ऑफ द रिकॉर्ड, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ऑफ द रिकॉर्ड जब आप कई नेताओं से बात करते हैं, मैं नेताओं की बात कर रहा हूं, कार्यकर्ताओं की बात करते हैं, तो वो कहते हैं, क्योंकि हमने एक नेता से पूछा कि क्या चल रहा है आपकी पार्टी में, तो उन्होंने कहा क्या चल रहा है, अब हर पार्टी में कॉरपोरेटाइजेशन हो गया है, सब लोगों ने पीए रख लिया है, सलाहकार रख लिया है और सलाहकार के ही भरोसे पार्टी चल रही। तो मुझे लगा आज इसी पे प्रोग्राम करना चाहिए कि क्यों जो लोकतंत्र बहाल करने की बात करती है पार्टियां,
सत्ता में होती है तो अफसरों के भरोसे चलने लगती है, और विपक्ष में होती है तो भी सलाहकार होते हैं। आरजेडी के बारे में उन्होंने बताया कि पटना में कोई और है, बिना उनसे मिले हुए आप तेजस्वी यादव से मिल नहीं सकते। दिल्ली में कोई और है, बिना उनके हाँ किए हुए आप तेजस्वी यादव से मिल नहीं सकते। तो हमने पूछा लालू जी, तो लालू जी तो पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं का नाम याद रखते हैं, वो किसी से हो हा कैसे हो क्या हो इस तरीके से मिलते हैं। अब नेक्स्ट जनरेशन उस तरीके से नहीं मिलता है। और बड़ा लाइन ये था कि पार्टी का स्टाइल कॉरपोरेट वाला स्टाइल हो रहा है। पीयूष पंजी, आपको लगता है कि किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी के लिए जहां आंतरिक लोकतंत्र खत्म होने के कगार पर हो या आंतरिक लोकतंत्र नहीं हो, कार्यकर्ता निराश हो, नेता निराश हो और उसको लगता हो कि सलाहकार के भरोसे ही पार्टी चल रही है, तो ऐसे में आप लोकतंत्र का भविष्य क्या देखते हैं? देखिए पंकज जी, ऐसे में तो लोकतंत्र का भविष्य जो है वो अंधकारमय है, वही दिखाई देता है। क्योंकि देखिए लोकतंत्र की जान होता है, जनता जान होती है उसकी। आप जो जनतंत्र है वो जनता के से मुलाकात भी है, उनसे कनेक्ट बनाए हुए, उनके सीधी भागीदारी और नेता की उनके साथ लगातार एक जो बातचीत होना और एक संपर्क होना, ये लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। और हो क्या रहा है कि देखिए, निश्चित रूप से जो पुराने नेता थे वो इस बात को समझते थे और वो उनका राजनीति करने का आधार भी चूंकि जनता हुआ करती थी कि उनको जनता के लिए ही काम करना है, तो वो जो है कि वो लगातार एक संवाद बनाते रहते थे। और लालू प्रसाद यादव को हम सब अच्छी तरह से जानते हैं किस तरह से जो है एक खुला दरबार उनका रहता और कोई भी आ जाए उनके साथ और उसी तरह से बात करते थे और उनसे उसी तरह हर किसी का नाम भी उनको याद रहता है। यही हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा था। मुलायम सिंह यादव थे जब, तो वो उनका भी यही था, वो साइकिल में ले लेके जाते थे, घूमते थे कार्यकर्ताओं के पास, वो बैठे नहीं रहते। लेकिन जो नई पीढ़ी आई है इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसको सबसे बड़ी बात है देखिए, जिसको विरासत में मिली है राजनीति पूरी तरीके से, वो जो है वो सुविधा भोगी हो गई है और वो जो है पूरा टेक्नोलॉजी और कॉर्पोरेट तरीके से वो अपने कुछ एडवाइजर बना के, कुछ अपने जो है कि मैनेजर बना के और इस तरह से जो है पार्टी को यहाँ तक कि अब देखिए चुनाव में जो है जिस तरह से चुनाव लड़ने के लिए पूरे के पूरे आप जानते हैं, अब तो बिहार में इस समय स्वराज पार्टी के नाम से वो लॉन्च भी हो गए हैं। पूरा जो है एक कॉर्पोरेट तरीके से जो है कंपनियों की मदद लेके और आप चुनाव लड़ने की हो गए। पहले चुनाव पार्टियां जनता के बीच में जाके जनता की नब्ज को खुद पहचान के उसी हिसाब से लड़ती थी, मिलती थी लगातार और वो सालों साल पहले वो कार्यक्रम शुरू हो जाता। लेकिन अब सुविधा भोगी हो गई सारी पार्टियां और उनको लगता है किसी तरह से उनको मैनेज किया जाए, जनता के वोट को मैनेज किया जाए, जनता को मैनेज किया जाए और उसमें टेक्नोलॉजी का सहारा है। टेक्नोलॉजी का सहारा तो आपको लेना होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो फीडबैक है, जो आपकी जड़ें हैं वो जनता से जुड़ी होती हैं और एक निरंतर जो है आवाजाही बनी रहनी चाहिए। देखिए लोकतंत्र का ये तकाजा है कि नेता का दरबार जनता के लिए खुला होना चाहिए, क्योंकि जनता के आधार पे ही आप जो है सत्ता में आते हैं, जनता के वोट से ही आप सत्ता में आते हैं, जनता ही आपको जो है नहीं, ठीक है पीयूष पंजी, आपने ये बात कही और इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। डॉक्टर संजय कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए। आपका स्वागत है डॉक्टर संजय। मैं आपको ये बताऊं कि राघोपुर में 1 फरवरी को तेजस्वी यादव गए थे और आप हैरान हो जाएंगे कि जो पिछली बार मतलब 2020 में जो चुनाव मैनेज कर रहे थे वो नहीं आए। और वो इसलिए नहीं आए क्योंकि उनको लगने लगा कि भाई अब कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, पार्टी कॉर्पोरेट स्टाइल में चल रहा है। वो कई बार मिलना चाहते थे, मिल नहीं पाए, तमाम तरह की बातें कही जा रही। क्या यह सच नहीं है कि तेजस्वी यादव से कौन मिलेगा? पटना में ये तय संजय यादव करते हैं और दिल्ली में मनोज झा करते हैं और कई नेता एमपीज इस बात को लेकर के नाराज रहते हैं। क्या इस बात से आप इनकार कर सकते हैं? मैं तो वही बात कर रहा हूं जो पावर कॉरिडोर में चर्चा होती है। मैं आ रहा हूं प्रमोद जी, मुझे पता था आप इस बात पे उंगली उठाएंगे, क्या कहते हैं आप?
देखिए, कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ हुआ करते थे कभी, और कार्यकर्ताओं की बदौलत ही पार्टी जो थी वो सिंचित होती थी। कार्यकर्ता ही पार्टी को हरा भरा रखते थे। लेकिन इस कटु सत्य को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है भाई? अभी अभी तो आजाद गांधी छोड़े हैं आरजेडी। उन्होंने कहा, पब्लिक डोमेन में आकर के कहा कि 2-2 घंटा तक मैं स्लिप दे करके मिलने का इंतजार करते रहा, लेकिन मुझसे मुलाकात नहीं हो पाई। भाई लालू प्रसाद जी उन्हीं के पिता हैं, जिस तेजस्वी जी की बात आप कर रहे हैं, जो जिनके हमेशा 24 घंटे खुले रहते हैं मिलने के लिए। कोई भी व्यक्ति आ सकता है, मिल सकता है, बात कर सकता है, और ये अंदाज लालू प्रसाद जी का सब लोगों को अपील करता था। इस वजह से एक बड़े कैनवास पर लालू प्रसाद जी की स्वीकारिता हुई। लेकिन जब आप अपने को कॉर्पोरेट कल्चर में सीमित कर लेते हैं कि कार्यकर्ताओं से नहीं मिलना है, अपने पार्टी के वैसे लोगों से नहीं मिलना है जो अपनी पीड़ा सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बिल्कुल कॉर्पोरेट स्टाइल में बना लीजिए पार्टी। कहाँ इससे किसी को एतराज है? जब कार्यकर्ता आपसे टूटेंगे, कटेंगे, तो आपकी पार्टी कमजोर होगी। दूसरे को नुकसान होगा नहीं होगा ये तो बात की चीज है, लेकिन आपको नुकसान तो हो जाएगा। और हर पार्टियां ऐसा कर रही है कि कॉर्पोरेट स्टाइल में जो उनके नेता होते थे पहले, वो सुलभ होते थे, सब लोग उनसे मिल सकते थे, बात कर सकते थे। कांग्रेस का जो कल्चर था, उसी कल्चर को लालू प्रसाद जी ने ब्रेक किया था कि उनकी गाड़ी में कोई एक मुखिया भी पंचायत का बैठ जाता था और वो उसको लेकर के साथ में निकल जाते थे। कांग्रेस उस स्टाइल में, अरिस्टोक्रेटिक स्टाइल में थी, तो कैसे कांग्रेस हाशिए पर चली गई, बिहार इसका गवाह है। जेडीयू के साथ भी वही स्थिति हुई कि ब्यूरोक्रेसी की बात की जा रही है कि ब्यूरोक्रेट्स इतने हावी हो गए, और कुछ चंद नेता जिस पर कि विपक्ष आरोप लगाता है, उन्हीं से वो रहते हैं घिरे हुए, या वही लोग बताते हैं कि मुख्यमंत्री जी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या होगा। तो वो पार्टी जेडीयू हो, पार्टी आरजेडी हो, पार्टी कोई और हो, वही लेफ्ट पार्टियों को देख लीजिए। लेफ्ट पार्टी में इस तरह का कॉर्पोरेट का कल्चर अभी नहीं आया है। जनसुराज तो पूरी कंपनियां लेकर के आए हैं। वो जो आईपीएक कंपनी के जो उनके पेड स्टाफ है, वही उनके कार्यकर्ता बने हुए हैं। अब वो कितना जमीनी पकड़ उनकी होगी मुझे नहीं पता है। हाँ, मार्केटिंग को उनका ज्ञान खूब होगा कि भाई हम मार्केटिंग कैसे करेंगे पार्टी के लिए, लोगों तक पार्टी की बात, लेकिन जुड़ेंगे नहीं। देखिए, मैं यही बात कह रहा हूं। देखिए, ये भी सच हो सकता है कि अगर तेजस्वी यादव ने किसी को पिक किया है तो उनके मेरिट को देख करके पिक किया होगा कि भाई ये हमारे ट्रस्टवर्दी क्यों हो सकते हैं, या कोई भी फैसले लें तो ये मेरा क्लोज कॉन्फिडेंट क्यों हो सकता है। लेकिन किसी परिपक्व नेता का ये भी काम होता है कि ऐसे लोगों को भी साधे कि सलाहकार कौन होगा, और कार्यकर्ता और जनता को भी साधे। जब अंदर खाने इस तरह की बात उठने लगती है कि आप सवाल क्या पूछिएगा, आप क्यों मिलना चाहते हैं, और अब अभी आपने कहा ना कि आजाद गांधी ने सीधा आरोप लगाया कि 2 घंटे तक हम मिलना इंतजार करते रहे स्लिप दे करके, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। इसी तरीके से पटना में भी आप कई नेताओं से बात करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि नाराजगी किससे है। मैं वही प्रमोद सिन्हा जी, क्या नाराजगी इसलिए है क्योंकि संजय यादव हरियाणा से हैं और बिहार की आरजेडी की राजनीति पर उन्होंने मजबूत पकड़ बना ली है, तेजस्वी यादव के बेहद करीबी हैं, मनोज झा का दिल्ली में पकड़ ज्यादा है, और जो नेता हैं जिन्होंने काफी टाइम काम किया, आरजेडी के लिए बहुत कुछ किया, लगातार सेवा करते रहे, वफादारी निभाते रहे, अब लालू प्रसाद जैसे जैसे पीछे हो रहे हैं उनमें असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। क्या ये वजह है, या वाकई आपके नेता जो हैं उन्होंने वही कल्चर अख्तियार कर लिया है जिसका आरोप लगता है, वो ये है कॉर्पोरेट कल्चर? क्या कहेंगे आप? देखिए पंकज जी, आपकी बात का हम जवाब देते हैं। अभी वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी भी बोल रहे थे और डॉक्टर संजय जी भी बोल रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम लोग के गार्जियन हैं। संजय जी ने अभी कहा कि आजाद गांधी के बारे में कहा। आजाद गांधी को हम लोग भी बड़े भाई के रूप में मानते हैं, हमारे पार्टी में पहले भी रहे, फिर वो जदयू चले गए थे, फिर हमारे पार्टी में आए और फिर वापस जो है चले गए। तो इस प्रकार से जो है देखिए, पार्टी के साथ जो है एक विचारधारा, व्यक्ति जुड़ता है विचारधारा के साथ। पार्टी की जो नीति होती है, जो सिद्धांत होता है, जो विचार होता है,
लेकिन इस प्रकार से आप समय के हिसाब से पार्टी अगर बदलते हैं तो अब हम उन पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जाने के बाद किसी न किसी को तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही होता है कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये ह्यूमन नेचर है। और रहा सवाल, अभी पीयूष पंत जी बोल रहे थे कि विरासत में मिली है राजनीति, तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2012-13 में जब आए थे और उसके बाद से, जब उस समय हमारी सरकार नहीं थी, उस समय हम लोग विपक्ष में थे, और हमारे नेता पूरा जिला सम्मेलन, युवा राष्ट्रीय जनता दल का जिला सम्मेलन के माध्यम से जन जन के बीच जाने का उन्होंने काम किया था। और उसके बाद देखिए, राजनीति के हर प्रारूप में, चाहे वो सत्ता के तरफ हो या विपक्ष में हो, उन्होंने अपनी बखूबी भूमिका का निर्वहन करने का काम किया। जब सत्ता में रहे, अभी 17 माह का जो अल्पकाल था, उन्होंने जिस प्रकार से अपने विजन को, अपने दृढ़ इच्छा शक्ति को, या जनता के प्रति जो उनका कमिटमेंट था, उसको उन्होंने फुलफिल करने का काम किया, तेजी से उस पर काम किया। वही जब विपक्ष में वो रहते हैं तो विपक्ष में सरकार से आंख में आंख डाल करके सरकार की कमियों को आईना दिखलाने का काम करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो है सिर्फ विरासत में आ जाने से उसको जवाबदेही और जिम्मेवारी नहीं मिल जाती है। 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में आपने देखा था कि किस प्रकार हमारे नेता ने संघर्ष करने का काम किया था और मात्र 12,000 के वोट का अंतर रह गया था। बिहार की जनता ने उनको आशीर्वाद देने का काम किया था बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में। ऐसी बात नहीं है। और जो आपका जो सवाल है, आप देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं, जो भी हमारे लोग हैं, उन सब की भूमिका अलग अलग है। सभी के ऊपर, अब जिसे हम यहाँ पर बैठ करके जो अपनी बातें कह रहे हैं, तो हमें भी भूमिका दी गई है एक प्रवक्ता के रूप में अपनी बातों को कहने के लिए। जब आपने संजय जी का जिक्र करते हैं या मनोज झा जी का जिक्र करते हैं, तो सबकी अलग अलग अपनी एक भूमिका है। लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही निर्णय करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमने कहा, आप देखिए कि कई बार आप देखे होंगे, जब वो पटना में रहते हैं तो खुद हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ बगल में बैठ करके जनता जो आती है उनसे वो मिलने का काम करते हैं, जनता से वो संवाद करने का काम करते हैं। और अभी जो जनता से जो जन संवाद का जो काम किया जा रहा है, एक एक लोगों से जो वो मिल रहे हैं, उनसे जो बातें कह रहे हैं, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि वे छोटे छोटे कार्यकर्ता जो दूर दराज में रहते हैं, जिनकी पहुंच पटना तक नहीं हो पाती है, उनके भी मन में क्या भावनाएं हैं। और जनता प्रमोद जी ठीक है, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र हैं, आप जरूर रखिए। मेरे पास जो जानकारी है मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप वो बात कह सकते हैं। ये बता दीजिए कि क्या राघोपुर में रंजन सिंह आपके वफादार कार्यकर्ता रहे हैं, आपकी पार्टी के रीढ़ रहे हैं? क्या ये सच बात है? और इस बार तेजस्वी जी गए थे तो वो आए नहीं, और इस बात की बड़ी चर्चा हुई कि राघोपुर में रंजन सिंह का नहीं आना मतलब यादवों में भयानक नाराजगी है, खासतौर पर ऐसे यादव में जो कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री किसको बनाएं, तेजस्वी यादव को या किसी और को? हम वफादारी किससे दिखाएं, तेजस्वी यादव से या किसी और से? आप समझ रहे होंगे किसी और का क्या मतलब है। तो मैं इसलिए आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आखिरकार जो पिछले 20 साल से 30 साल से पार्टी के लिए वफादारी दिखाते रहे हैं और जो आपके कोर वोट बैंक माने जाते हैं, उनके बीच ये चर्चा उठ रही है, और यही मैं आपसे पूछ रहा हूं। वो मुझे बता रहे हैं, तभी मैंने आज इस पे प्रोग्राम किया। और ये सिर्फ आप ही की पार्टी में नहीं है, ये बात जेडीयू में भी है। पंकज जी, मैं समझ गया आप जो कहना चाह रहे हैं। आपने जो बातें जो स्पेसिफिक एक नाम लेकर के जो कहने का काम किया है हमारे नेता, मैं एक लाइन में इसका जवाब अगर देना चाहूं तो यह कह सकता हूं कि 2015 में जब हमारे नेता उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए थे, तो जितनी वोटों के मार्जिन से वो जीते थे, 2020 बिहार विधानसभा के चुनाव में उससे अधिक मार्जिन से वो जीते थे। और जब 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तो उससे भी अधिक मार्जिन से वहां से वो चुनाव जीतने का काम करेंगे। और ये इस बात को दर्शाता है कि वहां की जनता में हमारे नेता के प्रति दिन प्रतिदिन भरोसा और अधिक बढ़ते जा रहा है। और हमारे नेता लगातार जो है A to Z की बात करते हैं, सभी को लेकर के चलने की बात करते हैं। और हमेशा आप देखिए, सार्वजनिक मंचों से भी वो हमेशा कहने का काम करते हैं कि समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हमारी पार्टी करती है और समाज के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व हम लोग। प्रमोद जी, आरजेडी ऐसी बात कहती है तो ये बिहार के लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। मैं इस बात को मानता हूं और मैं उनकी सराहना करता हूं,
लेकिन हमारा काम भी ऐसा होता है जिसमें बहुत सारी बातें आती है तो हम सवाल करते हैं कि आखिरकार क्या सलाहकार के भरोसे चल रही है पार्टी। अगर आप जेडीयू पर आरोप लगाते हैं तो क्या आप उससे दूर हैं, क्या आप उससे विमुख हैं, क्या आपका नेतृत्व सलाहकारों से नहीं गिर गया है? ये सवाल उठता है। एक अगला सवाल करूंगा और उसका जवाब सबसे लूंगा। क्या उत्तर बिहार में आपके लिए यह चिंता का सबब नहीं है कि यादव और मुसलमान आपको छोड़ करके जा रहे हैं, जो आपके कोर वोट बैंक हुआ करते थे? और यह रिफ्लेक्ट हुआ है लोकसभा के चुनाव में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लालू प्रसाद जी का नेतृत्व तो अब उस तरीके से हावी नहीं है, उनकी उम्र हो चली है। और यही बड़ी वजह है कि यादव मुस्लिम भी अब एक विकल्प के तौर पर अलग अलग पार्टियों के तरफ से देख रहे हैं। और आपके लिए खतरा विपक्ष की पार्टी छोड़िए, कांग्रेस भी होने लगी है। क्या इस बात से आप इनकार करेंगे? देखिए पंकज जी, आपने जो बातें कही और लोकसभा चुनाव का जिक्र करने का काम किया है, तो लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया है और जो मत प्रतिशत आया है, राष्ट्रीय जनता दल आज भी जो है बिहार में 1 नंबर की पार्टी मत प्रतिशत के हिसाब से है। हमारे मतों में 7.5% का इजाफा हुआ है। 2019 की जब आप तुलना करेंगे तो 19 में हमको 15.5% मत आया था, अभी 22.5 से अधिक प्रतिशत मत मिलने का काम किया। वही देखिए भारतीय जनता पार्टी को जो 24% मत आया वो घट करके 20% हो गया। 22.5% मत जनता दल यूनाइटेड को आया था, वो घट करके 18% हो गया। तो कहीं ना कहीं न सिर्फ हमारी सीटों की संख्या बढ़ी, हमारे मत प्रतिशत भी बढ़े। तो ये कह देना कि जैसे आपसे जो है जनता विमुख हो रही है, और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी समाज के सभी वर्गों के हितों का ख्याल रखते हैं और उनको साथ में लेकर के आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जब आप देखिएगा कि 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव आएगा, आपको तमाम प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा और निसंदेह हमारे नेता आदरणीय चलिए, जवाब मिल जाएगा। तो अजीत पटेल जी, क्या 2025 में परिणाम जो है वो जो उपचुनाव में परिणाम आया है उससे उलट हो जाएगा क्या? उपचुनाव में तो ये सारी सीटें हार गए, उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि 2025 में परिणाम ऐसा आएगा कि आप देखते रहिएगा। क्या होने वाला है? ना, ये होने वाला जो अभी हुआ है वही होगा। ठीक है, जनता की जो भरोसा है वो भरोसा जो है यही रहेगा और आगे भी यही कायम भी रहेगा। नीतीश जी के प्रति जो है जनता का भरोसा दिन पर दिन जो है बढ़ता ही दे जा रहा है। ठीक है, आप जब देखिएगा कि 2000 प्रमोद जी आ रहे हैं, आपको बहुत समय दिया, आ रहे हैं आपके पास, फिर आएंगे। लोकसभा का चुनाव हो या उपचुनाव हो, तो सारे चुनाव में जो है इनकी जो है विश्वसनीयता खो चुके हैं। आप जो डिस्कशन करा रहे हैं, जिस टॉपिक पे हम लोग अभी डिबेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी टॉपिक है कि लोकतंत्र में कॉर्पोरेट के या फिर जो है कॉर्पोरेट वे में जो लोग पार्टियां जो बदल रही है। तो आप जो देखिए कि आरजेडी पार्टी जो है, जैसा आप एकदम सही फीडबैक दिए हुए हैं। भले प्रमोद जी कैमरा के सामने एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। एक हालिया छोटा सा उदाहरण बता रहे हैं कि अभी जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसमें प्रदेश अध्यक्ष ही गायब थे। जगदानंद बाबू क्यों गायब हो गए भाई? प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग है, आपके नेता का हो रहा है इसलिए कि वो अस्वस्थ हैं, लेकिन वो तमाम जहां हमारे नेता जा रहे हैं वहां वो लगातार वो आपकी मजबूरी है, हम समझ सकते हैं प्रमोद जी। और जिस 2 व्यक्ति का नाम बताएं, संजय यादव टैक्स और संजय झा टैक्स, 2 ही टैक्स है। संजय यादव जी टैक्स और सेंट्रल हमने टैक्स की बात नहीं कही है। मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है तो मैं टैक्स की बात नहीं कर सकता हूं। मैंने ये जरूर कहा है कि ये दोनों ही तय करते हैं पटना में कौन मिलेगा, दिल्ली में कौन मिलेगा। और इससे मैं सांसदों से भी बात कर रहा था, वो भी दुखी है कि आखिरकार ये लोग, इन लोगों का क्या जनाधार है जो ये लोग तय कर रहे हैं। ये मैं लाइन बता रहा हूं आपको। जनाधार है ना, जनाधार अर्थतंत्र है, अर्थतंत्र को मैनेज करते हैं। नहीं, आ रहे हैं आपके पास आ रहे हैं, इनसे भी सवाल कुछ करेंगे। कौन बढ़िया अर्थतंत्र लाएगा, तो इसलिए उनकी मजबूरी है। लालू यादव वाला वो जो स्टाइल जो चला गया, अब तेजस्वी यादव हैं सिंगल डोमिनेंट में पार्टी। आरजेडी के लोग जो है परेशान है कि भाई हम किसको नेता माने, मीसा भारती को माने। नहीं, पर ये बताइए,
क्या जेडीयू में आप लोग जेडीयू में आप लोग परेशान नहीं है क्या? नीतीश जी के बाद कौन किसको नेता माने, आप में भी तो कंफ्यूजन है। जेडीयू भी तो सलाहकार के ही भरोसे चल रही है, नेता के भरोसे तो चल नहीं रही है। हाँ पंकज जी, एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। लालू जी अभी गए नालंदा, कल ही गए। उन्होंने घोषणा किया कि तेजस्वी को सीएम बनाना है। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात बोला कि बिजली फ्री करेंगे हम आएंगे तो। इनका एक योजना है माई बहन योजना, और अभी प्रमोद जी खुद बताए या तेजस्वी जी कि हम बिजली फ्री नहीं करेंगे, 200 यूनिट फ्री करेंगे। तो अब इसमें ही आपको जो है दोनों आरजेडी के वर्कर भाई की माने किसको, किस योजना को, कि अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को माने कि जो है तेजस्वी जी के बात को माने? बिजली फ्री करेंगे और ना। कंफ्यूजन है कि नेता किसको माने। और नहीं ठीक है, नहीं पर एक चीज बताइए अजीत पटेल जी एक बात आप बताइए। आरजेडी में तो ये क्लैरिटी है कि अब तेजस्वी जी भविष्य हैं, आपकी पार्टी में ये क्लैरिटी नहीं है। आपकी पार्टी में विरासत कौन संभालेगा ये क्लैरिटी नहीं है। कंफ्यूज तो आप भी हैं और आपकी पार्टी भी सलाहकार के भरोसे चल रही है, इस बात से कैसे इनकार कर सकते हैं? तो फिर तो आप वही वाला टॉपिक हो गया। तो आप फिर डिस्कस ही कर रहे हैं, विरासत की राजनीति कहां करना है? आप डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की चर्चा क्यों कर रहे हैं? बस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स तो फिर आप विरासत की चिंता कर रहे हैं ना। हमारे यहाँ तो विरासत की चिंता नहीं, बिहार की चिंता करते हैं। लालू जी को चिंता है पुत्र मोह की। हम डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को खत्म करना चाह रहे हैं ना। बिहार की चिंता कितना कर रहे हैं कि लगातार जो है 19 सालों से आपकी सरकार पक्ष में है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के? नहीं हम बिल्कुल पक्ष में नहीं। नीति आयोग के रिपोर्ट में टॉपिक ही नहीं होना चाहिए। अभी हमारे बिहार को एकदम ऊंचाई पे ले जाना है, 25 से 30, किस तरह ऊंचाई पे ले जा रहे हैं कि एक पखवाड़ा में ठीक है चार की भेंट चढ़ जा रहे हैं। किस ऊंचाई? ठीक है, देखिए पीयूष पंत जी ऐसा सभी पार्टियों में हुआ है कि जो बड़े नेता रहे उनके सलाहकार रहे, लेकिन जब तक वो पर्दे के पीछे रहते हैं तब तक बातें छिपी रहती है। लेकिन जब उनका चेहरा सामने आता है तो संगठन के भीतर ही बहुत लोगों को ईर्ष्या होने लगता है कि कैसे अचानक ये बाहर से टपका और उसके बाद सारी ताकत अपने आप में निहित कर लिया। ये भी वजह हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। ठीक है तो हरियाणा के लोगों को आरजेडी पार्टी के तो होगा ही, इतने दिन से वर्कर लगे हुए हैं। ठीक, अब देखिए अजीत पटेल जी को मौका मिल रहा है। अजीत पटेल जी, आपसे मेरा सवाल है, आपको पता है कि संजय जी कब से हमारे पार्टी में जुड़े हैं या नहीं? ठीक है, मैं आप लोग के पास आ रहा हूं, पीयूष पंत जी, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं कि खास तौर पर जो क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय पार्टी है, उसके लिए जो नेता होते हैं वो कार्यकर्ताओं से जुड़ा होना, संगठन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होना, ये बहुत जरूरी होता है और क्षेत्रीय दल तभी बहुत आगे बढ़ता है। क्षेत्रीय दलों का कॉरपोरेटाइजेशन होना उसके कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं दुखी करता है, क्योंकि वो अपने नेता से अपने आप को दूर पाता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ बिल्कुल पंकज जी, सहमत हूँ। इसके बहुत से उदाहरण हैं, आप देखिए। और लगभग सभी पार्टियां इस बीमारी से ग्रसित हो रही हैं लगातार, और क्षेत्रीय दल भी है, उसमें राष्ट्रीय दल भी है। आप सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है, आपको याद होगा हमेशा से जो है ताजा, मतलब आज लोग कहते हैं कि पहले स्वीकार नहीं करते थे। अहमद पटेल का जो भूमिका थी, वो किस तरह से वो सोनिया गांधी को लगातार उन्होंने मिसलीड किया, उसको लेके आज सारी वो चीजें खुल रही हैं। अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सबके अपने अपने एक कोठरी पैदा हो जाती है। देखिए, एडवाइजर कोठरी सबसे नुकसान ये करती है। यही हाल होता है क्षेत्रीय पार्टियों में। दिल्ली का चुनाव अभी हुआ, वहां देखिए जो हाल हो गया आम आदमी पार्टी का, उसमें बहुत बड़ी भूमिका ऐसी एक कोठरी की भी है जिससे कार्यकर्ता लगातार करते चले गए, जिनको कोई तवज्जो नहीं दी गई। वही हाल जो है कि हम बिहार में भी देख रहे हैं। देखिए होता क्या है कि जैसे मैंने आपसे कहा, विरासत इस सेंस में भी कहा कि आपको सुविधाजनक चीजें मिल जाती है, सुविधाजनक राजनीति मिल जाती है, तो आप जमीन पे जाते हैं जब आपको लगता है कि कोई चुनौती है, चुनाव आने वाला है। लेकिन बाकी समय आप एक इस तरह के माहौल में रहते हैं जहां आपको पहले से सुख सुविधा मिली हुई है, और आप जो धीरे धीरे देखते हैं कि कैसे चीजों को दूसरी पार्टियां मैनेज कर रही हैं, तो हम भी वो तरीके अपनाएं। और जब नेता जो है कि सोचना छोड़ देता है, वो दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाता है। एक नेता वही है जो लगातार, अब देखिए जेडीयू में नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार को भी क्या है
अब फिलहाल जो है कि वो जब चुनाव आता है तो यात्राओं पे निकलते हैं। एक टाइम था वो अक्सर जो यात्राओं पे निकल जाते थे, लोगों से मिलते थे। जब तक लोगों से आप संपर्क नहीं करेंगे, पल्स ऑफ द पीपल को नहीं समझेंगे कि लोग क्या समझ रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तब तक आप जो है अपनी नीतियों को जनोन्मुख नीतियां नहीं बना सकते। और आप धीरे धीरे फीडबैक लेने के लिए जो है कि अपनी जो है अपने एडवाइजर्स हैं, जो अपनी एक कोटरी है या कॉरपोरेट अगर से आप चलाने लगते हैं तो कुछ आप एजेंसीज ऐसी बना देते हैं जिसके तहत आपको मिलता है। और ये एजेंसीज ये जो एडवाइजर हैं आपके, ये आपकी गुड बुक में आने के लिए, आपके और निकट आने के लिए और शक्तिशाली बनने के लिए आपको लगातार वही चीजें बताते हैं जो आपको अच्छी लगती हो। यही हम देख रहे हैं और इसी का अल्टीमेटली नुकसान होता है पार्टियों को जो होता है। तो हम आप देखिए आरजेडी में भी कुछ चीजें इस तरह की अब हमको दिखाई दे रही हैं। अब चाहे आप संजय यादव को ले लीजिए, वो बहुत पुराने उनके एडवाइजर, बहुत समय से बचपन के उनके दोस्त हैं, वो जब वो युवा थे, खिलाड़ी थे उस टाइम के। और आप चाहे यहाँ पे दिल्ली में देख लीजिए झा जी को। लेकिन ये अगर आप इसमें भी अगर आप लगातार उनसे संपर्क, और ये कहते हैं कि सीधा संपर्क जो हमसे ही होगा, न कि उनपे आप ये सौंप देंगे कि साहब आप ही के थ्रू जो चैनल बना देंगे, तब ये दिक्कतें होती हैं। जिसको चैनल आपने बनाया है अपने लिए कम्युनिकेट करने के लिए, उसको लगता है कि यार ये तो हम पे आ गई है, तो हम डायरेक्ट हम चाहे जिसको चाहे उसको मना कर सकते हैं, ये तो हम पे डिपेंडेंट है। क्योंकि वो अपने को शक्तिशाली दिखाना चाहता है कि हम इतने शक्तिशाली हैं, हमारे बिना ओके किए तुम उनसे मिल नहीं सकते नेता से। तो ये चीजें खुद नेता को समझनी होती हैं। जो पार्टी का जो नेता है, सर्वोच्च नेता है, उसको समझना होगा, उसको विजिलेंट रहना होता है, उसको लगातार जनता से संपर्क बनाना ही पड़ता है। देखिए, जब आप संपर्क छोड़ देते हैं, आप कुछ लोगों पे निर्भर हो जाते हैं, तो वो लोग आपके साथ निकटता का दुरुपयोग करके फायदा उठाते हैं। चलिए, और लगातार ठीक है, जो है, बिल्कुल आपको बिल्कुल। काट मैं देते हैं। जी बिल्कुल, मैं प्रमोद जी आपसे पूछना चाहूंगा, क्या इस बार आप कांग्रेस वीआईपी पार्टी लेफ्ट की तमाम पार्टियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं? कांग्रेस के साथ रस्साकसी है। वैसे कांग्रेस ने तो बयान दे दिया है कि सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे, लेकिन सीटों को लेकर के फैसला हो गया है क्या? देखिए पंकज जी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी कह दिया है कि बिहार में जो महागठबंधन है और महागठबंधन में जो भी दल शामिल है, उनके साथ हम बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सीटों का आप जो बात कह रहे हैं, तो ये जब समय आएगा तब ना फाइनल हो जाएगा। जब समय आएगा तब उस समय जो है, समय के आने पर जो है, इन सब तमाम चीजों, जब हमारे महागठबंधन में जो शामिल जो दल हैं और उस दल के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, वो आपस में बैठ करके इन चीजों को आपसी सहमति से फाइनल कर लेते हैं। यही तो हमारे यहाँ होते रहा है, और ये तो कोई बड़ी बात नहीं, तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, पहले भी होते रहा है, 2020 में भी हुआ, 2025 में भी होगा, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु तो है ही नहीं। चलिए 2025 में भी होगा, कोई किंतु परंतु नहीं है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र बरकरार रहेगा, कार्यकर्ता जिन्होंने खून पसीना बहाया है उनकी इज्जत होगी, और साथ ही साथ उन्हें लोकतंत्र में हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। हमारे पास जो जानकारी थी उस आधार पर हमने आपसे सवाल पूछा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी किस तरीके से सीटों का बंटवारा करती है, और वाकई अगर उसका कार्यकर्ताओं पर पकड़ है तो जनता पर पकड़ भी मजबूत होगी और वो पार्टी सत्ता में वापस आएगी। आरजेडी प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी, अजीत पटेल जी, पीयूष पंत जी और डॉक्टर संजय कुमार, इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।